हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। आज की इस कक्षा में तो देखिए हम द्विघात समीकरण पर चर्चा कर रहे थे और हमने इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करी थी, है ना? अब उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और उपयोगी सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम द्विघात समीकरण की अभ्यास 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हमारी जो अभ्यास है 4.1 उसके प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो समझिए, पहले प्रश्न में हमें यहाँ पर यह जांचना है कि निम्नलिखित समीकरण, जो समीकरण हमें दे रखे हैं, कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है हमारे समीकरणों की ये 8 है ना? तो हमें बताना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम सभी को मालूम है क्या कि द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें कि जो x की घात है वो 2 होती है। मतलब कि या फिर हम इसे एक हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप समझा था। क्या था ये? ये था हमारे पास ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का। और यहाँ पर हमने ये भी समझा था कि यहाँ पर ये x वर्ग का गुणांक ये 0 के बराबर नहीं होता। आइए अब इनमें से हम इस प्रत्येक प्रश्न को लेते हुए इस पर विचार करते हैं। इसे देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण बनाएगा अथवा नहीं बनाएगा। अच्छा समझिए, शुरू करते हैं। पहले में देखिए, पहला हमें जो समीकरण यहाँ पर दे रखा है वो है x धन 1 का पूर्ण वर्ग बराबर हमें मिल रहा है 2 गुना x ऋण 3। अब देखिए, पहले पहले हम इन दोनों पक्षों का विस्तार करेंगे। तो बायां पक्ष हमें मिल रहा है x वर्ग प्लस 2 गुना x धन 1 बराबर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2x ऋण 6 के रूप में। अब देखिए, अब हम इन्हीं पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिल जाएगा x वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 2x धन 6 बराबर 0 के रूप में। अब देखिए यहाँ से 2x और 2x ये एक दूसरे को रद्द कर देंगे। तो जो समीकरण हमें यहाँ से मिलेगा रिजल्टेंट, वो हमें मिलेगा x वर्ग धन 7 बराबर 0 के रूप में। अच्छा आप समझिए कि यह समीकरण, है ना, अगर हम ऊपर वाले अपने समीकरण को देखें तो यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। जहां पर हम देख पा रहे हैं क्या कि a का मान 1 के बराबर है और b का मान हमें 0 के बराबर मिल रहा है और इसी तरीके से c का मान कितने 7 के बराबर। और ये गुणांक किसका, x वर्ग का जो गुणांक था ये क्लियरली 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण मिला ये कैसा है? ये एक द्विघात समीकरण में मिल गया। इसका मतलब कि जो दिया हुआ समीकरण था कैसा है? ये एक द्विघात समीकरण। पहला वाला क्या मिल गया? द्विघात। क्लियर? अब देखिए, अब चलते हैं अपने दूसरे दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणा 3 ऋण x, इस तरीके से दे रखा है। सही है? तो अब देखिए, हम क्या करेंगे, पहले दाई पक्ष को हम विस्तृत करेंगे। तो हमें यहां से मिलेगा x वर्ग ऋण 2x बराबर ये हो जाएगा क्या, ऋण 6 धन 2x, इस रूप में मिल जाएगा। अब देखिए, इन सभी पदों को हम अगेन और दोबारा से पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो जब हम इसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से x वर्ग ऋण 2x ऋण 2x धन 6 बराबर 0 के रूप में। तो अब समझिए यहाँ से कि अगर हम इसे आगे और पुनर्व्यवस्थित करते हैं, है ना, इसमें हम जोड़ घटाते हैं अपनी इन सभी राशियों को, तो हमें मिलेगा x वर्ग ऋण 4x धन 6 बराबर 0 के रूप में। तो इस समीकरण को समझिए कि ये समीकरण कैसा, अगर हम याद करना चाहें अपने मानक रूप के द्विघात समीकरण को, जो कि था हमारे पास ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में, तो अगर हम इस समीकरण से अपने इस आए हुए समीकरण की तुलना करें
तो इससे ए का मान हमें यहाँ पर मिल रहा है 1, बी का मान हमें मिल रहा है ऋण 4 और इसी तरीके से सी का मान हमें मिल रहा है 6 के रूप में। ध्यान रखिए कि एक्स वर्ग का जो गुणांक है ए, ये यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये हमारा एक दोबारा से द्विघात समीकरण। इस प्रकार जो ये दिया हुआ समीकरण था कैसा मिला? द्विघात समीकरण मिला। अच्छा, अब देखिए, अब चलते हैं अपने तीसरे तीसरे प्रश्न की तरफ। तो मुझे अब इस तीसरे समीकरण पर अगर हम विचार करें, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि है x ऋण 2 गुणा x धन 1 बराबर हमें मिल रहा है x ऋण 1 गुणा x धन 3 के रूप में। तो अब देखिए, इन दोनों तरफ अगर हम इसे विस्तृत करें वितरण गुणधर्म का उपयोग करते हुए, तो बाईं तरफ हमें क्या क्या मिल रहा था? बाईं तरफ हमें मिल रहा था x ऋण 2 गुणा x धन 1। तो यहां से जो हमारा बायां पक्ष है वो हमें दे देगा वितरण गुणधर्म के उपयोग से। क्या देगा? x गुणा x धन 1 ऋण 2 गुणा x धन 1। तो इस तरीके से ये बायां पक्ष हमें मिल जाएगा x वर्ग धन x ऋण 2 गुणा x ऋण 2 बराबर मिलेगा x वर्ग ऋण x ऋण 2 इस रूप में। तो इसी तरीके से इसका दायां पक्ष हमें मिलेगा x गुणा x धन 3 ऋण 1 गुणा x धन 3 बराबर मिलेगा हमें x वर्ग धन 3x ऋण x ऋण 3। अगर हम इसे अपनी बीजगणितीय नियम का उपयोग करके हल करें तो हमें मिलेगा x वर्ग धन 2x ऋण 3। तो अब देखिए, तो ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा जब हम इन सभी पक्षों को एक तरफ लेके आएंगे और वही बीजगणितीय संक्रियाएं लगाएंगे। तो यहां से हमें मिलेगा x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर में जो राशि मिलेगी है वो मिलेगी x वर्ग धन 2x ऋण 3 के बराबर। अच्छा, अब देखिए, अब दोबारा से इन सभी पदों को हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा x वर्ग ऋण x ऋण 2 ऋण x स्क्वायर ऋण 2 गुना x धन 3 बराबर 0। इस तरीके से समझिए कि x वर्ग वाले पद रद्द हो जाएंगे। हमें यहां से सिंपली मिलेगा जब हम इसे हल करेंगे ऋण 3 गुना x धन 1 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 3 गुना x ऋण 1 बराबर 0 के रूप में। तो x का मान, अगर हम इस समीकरण को देखें, यहाँ पर x का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें समीकरण देखना। तो इस समीकरण को देखिए, तो इसमें x की जो उच्चतम घात है वो कितनी है वो आप समझ सकते हैं, 1 है। तो यह समीकरण अगर हम तुलना करें तो हमें मिल रहा है ax प्लस बी बराबर 0 के रूप में, और इसमें x की उच्चतम घात 1 है, मतलब कि यह ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 की रूप का नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, हमें जो समीकरण दिया हुआ है वो है x ऋण 3 गुना 2 गुना x धन 1 बराबर दे रखा है हमें x गुना x धन 5 के रूप में, है ना, इस कोष्टक के अंदर आप देख पा रहे होंगे। अब यहां से देखिए, हम दोनों पक्षों का विस्तार करेंगे। जब हम दोनों पक्षों का विस्तार करेंगे तो बायां पक्ष को सबसे पहले देखते हैं। बायां पक्ष हमारे पास है, वही दोबारा से हम वितरण नियम लगाएंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा इससे x गुना 2 गुना x धन 1 इस कोष्टक के अंदर, ऋण मिलेगा हमें ऋण 3 कोष्टक के अंदर मिलेगा हमें 2 गुना x धन 1। तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो इसका मान हमें मिलेगा 2x वर्ग धन x ऋण 6x ऋण 3। अब आगे दोबारा से इसे हल करने पर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 3। तो इस तरीके से इसका दायां पक्ष हमें मिल जाएगा x स्क्वायर धन x वर्ग धन 5x के रूप में। क्या मिलेगा? x वर्ग धन 5x के रूप में। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण बन जाएगा 2x वर्ग माइनस 5x ऋण 3 बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर x वर्ग धन 5x।
क्या समीकरण बना? समीकरण बना हमारा 2x वर्ग ऋण 5x माइनस ऋण 3 बराबर x वर्ग धन 5 इस रूप में। अब आगे दोबारा से हम इसके पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, तो हमें यहां से मिलेगा 2x वर्ग ऋण x वर्ग ऋण 5 गुना x ऋण 5 गुना x ऋण 3 बराबर 0 के रूप में। तो अगर हम इसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हमें मिलेगा x वर्ग ऋण 10x ऋण 3 बराबर 0। तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण हमें ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का दिख रहा है। जहां पर अगर आप तुलना करना चाहें इसकी, तो a का मान हमें मिल रहा है 1 और यहीं से b का मान हमें मिल रहा है ऋण 10 और इसी तरीके से c का मान हमें मिल रहा है ऋण 3। आप समझ पा रहे हैं कि a हमारा 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह समीकरण कैसा हो गया? यह समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। सही है। अब देखिए, इस तरीके से जो दिया हुआ समीकरण है कैसा है? ये एक द्विघात समीकरण। अच्छा, अब बात आती है अपने अगले प्रश्न की, है ना? अगले प्रश्न की, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 5, मतलब कि इसी प्रश्न नंबर 1 का भाग 5। और यहाँ पर देखिए जो समीकरण हमें दिया हुआ है वो है कोष्टक के अंदर 2x माइनस 1 गुना दे रखा है हमें x 2x ऋण 1 और गुना दोबारा से कोष्टक है हमारे पास है x ऋण 3 और इसकी जो दायां पक्ष है वो हमें दे रखा है इसी कोष्टक के अंदर x धन 5 गुना x ऋण 1 के रूप। अब यहां से हम इन दोनों पक्षों का विस्तार करेंगे, तो इससे हमें यहां पर देखने को मिलेगा क्या? वही वितरण नियम लगाएंगे इसमें, तो हमें यहां से मिलेगा 2 गुना x गुना कोष्टक में x ऋण 3 ऋण 1 मिलेगा गुना इसी कोष्टक के अंदर मिलेगा हमें x ऋण 3 बराबर से ये राशि हमें मिल जाएगी क्या? 2x वर्ग माइनस 6x ऋण x धन 3। अब ये आगे अगर हम इसी को और हल करेंगे, सरलीकृत करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2x वर्ग ऋण 7x धन 3। और देखिए इसकी जो जो इसका दायां पक्ष है वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा आसानी से यहाँ पर दोबारा से वही वितरण नियम लगाएंगे, तो यह समीकरण बन जाएगा हमारा जो दायां पक्ष है x गुना कोष्टक के अंदर x ऋण 1 धन 5 गुना x ऋण 1। तो वापस से इसे हम विस्तारित करेंगे, हमें मिलेगा x वर्ग ऋण x धन 5x ऋण 5। अच्छा, आगे और सरलीकृत करिए। जब हम इसे सरलीकृत करेंगे हमें मिलेगा x वर्ग धन 4x ऋण 5। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बन जाएगा 2x वर्ग ऋण 7x धन 3 बराबर इसके दाएं पक्ष में जो हमें राशि मिल रही है वो मिलेगी x वर्ग धन 4x ऋण 5। अच्छा, अब देखिए, अब हम इन्हीं सभी पदों को मानक रूप में रखते हैं, मानक रूप में पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिलेगा 2x वर्ग ऋण x वर्ग ऋण 7x ऋण 4x धन 3 धन 5 बराबर 0 के रूप में। तो इस तरीके से हमें इसका मान मिलेगा x वर्ग ऋण 11x धन 8 बराबर 0 इस रूप में मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो समीकरण है क्या है वो हमारे पास है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में, जहां पर हमें a का मान मिल रहा है 1, b का मान हमें मिल रहा है -11 और c का मान मिल रहा है हमें 8। तो इस तरीके से a का मान 0 के बराबर नहीं है और हम सभी समझ पा रहे हैं कि ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x जो हमारे चर की जो उच्चतम घात है वो कितनी है? 2, इसलिए कैसा? द्विघात। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण जो हमें दे रखा था नंबर नंबर 5 कैसा है? द्विघात। अच्छा, चलते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा इसी में जो समीकरण दिया हुआ है वो हमें x वर्ग धन 3x धन 1 बराबर दे रखा है इस कोष्टक के अंदर x ऋण 2 का पूर्ण वर्ग। सही है। अब हम सभी पूर्ण वर्ग का सूत्र जानते हैं, तो हम अपने इस
दाएं पक्ष वाले भाग को विस्तारित करेंगे, क्या मिलेगा हमें मिलेगा एक्स वर्ग धन 3x धन 1। इस बाएं पक्ष में समान जैसा था वैसा रखा, बराबर में मिल गया एक्स वर्ग ऋण 4x धन 4। तो अब दोबारा से हम इन सभी पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे और हमें यहां से मिलेगा एक्स वर्ग धन 3x धन 1 ऋण एक्स वर्ग धन 4x ऋण 4 बराबर 0 के रूप में। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 7x ऋण 3 बराबर 0। तो यह समीकरण किस रूप का मिल गया? तो अब देखने पर समझ में आता है कि यह समीकरण ax धन b बराबर 0 के रूप का है। और यहां से अगर हम देखें अपने इस चर की उच्चतम घात, वो हमें देखने को मिल रही है 1। तो और हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसे अपने द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करें, तो मानक रूप सभी को याद है क्या था? वो था हमारे पास ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल रहा है कि ये समीकरण जो है प्राप्त हुआ है, ये इस तरीके के रूप का नहीं है। इसका मतलब कि जो दिया हुआ समीकरण था ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। सही है। अगला देखिए, अगला 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 हिस्सा है, अगला हिस्सा है सातवां। सातवें में जो दिया हुआ समीकरण है वो हमारे पास है x धन 2 की घात 3 और बराबर हमें दिया हुआ है 2x गुना कोष्टक के अंदर दिया हुआ है x वर्ग ऋण 1। तो हम सभी जानते हैं इसका a धन b के घन का सूत्र, तो हम उसे अपनी इसे बाएं पक्ष में उपयोग में लाएंगे। तो आप देखिए, याद करने का प्रयास करिए। हमें पता है कि a धन b का वर्ग क्या होता है? ये होता है a वर्ग धन b वर्ग धन 3 गुना a गुना b गुना कोष्टक a धन b, ये होता है। तो अब देखिए बायां पक्ष इसका लेते हैं, इसे हम विस्तारित करते हैं। तो x धन 2 का वर्ग, x धन 2 का घन था हमारे पास, हमें क्या मिला? इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें मिला x घन धन 2 का घन धन 3 गुना x गुना 2 गुना कोष्टक में मिला हमें x धन 2। अच्छा, ऐसे हम आगे और सरल करेंगे, क्या मिलेगा हमें मिलेगा x घन धन 8 धन 6x वर्ग धन 12x, इस रूप में मिलेगा। अब देखिए दायां पक्ष समझिए इसका। दायां पक्ष आसानी था हमारे लिए, हमारे पास था 2x गुना कोष्टक के अंदर था हमारे पास x वर्ग ऋण 1 बराबर हमें मिल रहा है 2x घन ऋण 2x के रूप। अब समझिए ये जो समीकरण है ये क्या बनेगा? अगर हम इसे और सरलीकृत करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहां से मिलेगा x घन धन 6x वर्ग धन 12x धन 8 बराबर की जो राशि है वो मिलेगी हमें 2x घन ऋण 2x के रूप। अच्छा, अब देखिए अब हम सभी पक्षों को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो इससे प्राप्त होता है हमारा जो बाएं पक्ष है वो हो जाएगा 0 और दाएं पक्ष में मिलेगा 2x घन ऋण x घन ऋण 6x वर्ग ऋण 2x ऋण 12x ऋण 8। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा x घन ऋण 6x वर्ग ऋण 14x ऋण 8 बराबर 0, ये रूप मिलेगा। अब यहां से समझिए आप कि यह समीकरण जो मैं दे रखा है किस रूप का है। आप समझिए कि यह समीकरण ax घन धन bx वर्ग धन cx धन d बराबर 0 के रूप का है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस व्युत्पन्न में जो x की उच्चतम घात है वो क्या है? वो है 3, 2 तो है ही नहीं। मतलब कि यह है, अगर हम देखें, अगर हम इसकी तुलना करें अपने मानक समीकरण से जो कि द्विघात समीकरण का हमें याद है, क्या है वो है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, इसके रूप का ही नहीं है। इसका मतलब कि यह समीकरण जो मैं दिया हुआ था यह द्विघात समीकरण नहीं है। सही है। चलते हैं अगले इसी प्रश्न का आखिरी आखिरी भाग है ना, उसे देखते हैं। तो समझिए आखिरी भाग हमें दे रखा है x घन ऋण 4x वर्ग ऋण x धन 1 बराबर हमें दे रखा है कोष्टक के अंदर x ऋण 2 का घन। अब हम सभी को पता है क्या कि a ऋण b का घन, इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है a घन ऋण b घन ऋण 3ab
गुना कोष्टक के अंदर हमें मिलेगा ए ऋण बी। अब हम इसी घन के सूत्र का उपयोग करेंगे और अपने दाहिने पक्ष को विस्तृत करेंगे, विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा बायां पक्ष क्या है। यहाँ पर बायां पक्ष में हमें मिल रहा है एक्स घन ऋण 4x² ऋण x धन 1, ये राशि मिल रही है। और इसी तरीके से दायां पक्ष अगर हम देखें तो अगर हम अपने इस सूत्र को यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, कौन सा, a ऋण b का घन, तो यहां से हमें मिलेगा x ऋण 2 का घन बराबर क्या हो जाएगा, ये इसी सूत्र के उपयोग से हमें मिलेगा x घन ऋण 2 का घन ऋण 3 गुना x गुना, अब देखिए कोष्टक के अंदर मिलेगा हमें x ऋण 2 जो कि बराबर हो जाएगा x घन ऋण 8 ऋण 6x² धन 12x इसके बराबर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा यहाँ पर x घन ऋण 4x² ऋण वॉट, ऋण 4x² ऋण x धन 1 बराबर में जो राशि मिलेगी वो मिलेगी हमें x घन ऋण 6x² धन 12x ऋण 8, ये राशि मिलेगी। अब देखिए, अब हम इसे मानक रूप में लाते हैं, इसे हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा x घन ऋण 4x² ऋण x धन 1, मतलब कि सभी राशियों को हम अपने बाएं पक्ष में लेके आए। तो यहां होगा ऋण x घन धन 6x² ऋण 12x धन 8 बराबर मिलेगा 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो जो समान घात वाले पद हैं उन्हें हम रखेंगे एक साथ, तो हमें मिलेगा x घन माइनस x घन धन मिलेगा हमें ऋण 4x² धन 6x² धन अगले कोष्टक में हमें मिलेगा ऋण x ऋण 12x धन, देखिए हमने क्या किया, जो हमारे अचर पद थे उन्हें हम रखा एक कोष्टक में, हमें मिला क्या, 1 धन 8 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 2x² ऋण 13x धन 9 बराबर 0 के रूप में। तो अब अगर हम इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण की अगर हम तुलना करें अपने मानक द्विघात समीकरण के साथ तो हमें मिलेगा यहाँ से ax² धन bx धन c बराबर 0। ये समीकरण हमारे इस रूप का है जहां पर हम सभी समझ पा रहे हैं कि a का मान है 2, b का मान हमें मिल रहा है ऋण 13 और c का मान मिल रहा है हमें 9। तो ये समीकरण कैसा हो गया, इन दिए हुए प्रतिबंधों से कैसा हुआ, यस, ये समीकरण एक द्विघात समीकरण हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने इस प्रश्न नंबर 1 के सभी जो प्रश्न थे उन्हें हल कर लिया, देख लिया कि कैसे द्विघात समीकरण मिल रहा है और किस तरीके के समीकरण द्विघात समीकरण नहीं मिल रहे। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में हम द्विघात समीकरणों को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे हम इसे लगाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आयताकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर, जो कि दोगुने से एक अधिक है, जो कि इसकी लंबाई, और इसमें दे रखा है क्या, हमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, एक, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमारा उद्देश्य लंबाई और चौड़ाई दोनों को ज्ञात करना है यहाँ पे। इसके बाद दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है जो कि है 306। हमें इन पूर्णांकों को ज्ञात करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब से 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा, ये दिया हुआ है हमें 360 होगा। अब रोहन की वर्तमान आयु हम ज्ञात करना चाह रहे हैं अपने इस प्रश्न नंबर 2 में। अब प्रश्न नंबर 2 का जो चौथा पार्ट है उसमें बोला जा रहा है क्या, कि एक ट्रेन जो कि 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो उसे उसे वही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। हम ट्रेन की चाल ज्ञात करना चाह रहे हैं। प्रत्येक स्थिति में हम चर को परिभाषित करके और शब्दों को गणितीय व्यंजकों में बदलकर हम अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बना सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम इसे कैसे करेंगे समझते हैं।
इसका हल देखते हैं और हम आयताकार प्लॉट वाली समस्या से इसकी शुरुआत। तो हमने मान लिया कि प्लॉट की चौड़ाई दे रखी है x मीटर, और देखिए हमें ये भी कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से का देखिए, इसलिए लंबाई बराबर हमें मिल जाएगा 2 गुना x धन 1 मीटर में। और एक आयत का क्षेत्रफल का सूत्र भी दे रखा है। क्या है वो सूत्र? हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो देखिए यहां से हमें दिया गया है कि क्षेत्रफल पहले से दिया गया है, क्षेत्रफल है हमारे पास 528 मीटर वर्ग, और इसलिए हमें यहां से अपने दिए गए सूत्र से मिल जाएगा x गुना कोष्टक के अंदर 2x धन 1 बराबर 528। अब हम इस समीकरण को विस्तारित करेंगे और पुनर्व्यवस्थित करेंगे, और हम इसे मानक द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, और यहां से हमें मिलेगा 2x वर्ग धन x बराबर 528। तो इस तरीके से हमें ये राशि मिल जाएगी 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। तो अतः जो द्विघात समीकरण हमें यहां से मिला वो क्या मिल गया? 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। सही है? समझ में आ गया ये कैसे हुआ सभी को? अच्छा, अब चलते हैं अगले अगले भाग की तरफ। तो चलिए 306 अगला भाग समझिए कि 306 के गुणनफल वाले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें यहां पर ज्ञात करना है। मान लीजिए पहला पूर्णांक है x, अब अगला लगातार पूर्णांक होगा x धन 1 के रूप में। सही है? अब देखिए इसी दी गई जानकारी के अनुसार इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है जो कि है 306। तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है, अगर हम देखें, x गुना x धन 1 बराबर 306। तो अब देखिए, अब हमें इस समीकरण को हमें मानक द्विघात समीकरण रूप में रखना है, और इसके लिए हमें इसे विस्तारित करना पड़ेगा और पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा, है ना? तो यहां से हमें मिलेगा x वर्ग धन x बराबर 306। तो जब हम इसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगा जो कि होगा x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0 के रूप में। तो इस तरीके से हमें एक द्विघात समीकरण मिलता है जो कि है x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0 के रूप में। सही है? अच्छा, आप देखिए, अब इसी का अगला भाग है तीसरा। तीसरे में देखिए बोला ही जा रहा था जो हमने पहले से समझाया हुआ है हमारा प्रश्न। तो दी गई जानकारी के अनुसार अगर हम, तो पहले मान लेते हैं कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x। अब जो प्रश्न में जानकारी दे रखी है उसके अनुसार उसकी माँ उससे कितनी 28 वर्ष बड़ी है। कितनी? 28 वर्ष बड़ी है। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x धन 26 वर्ष। तो अब आज के 3 साल बाद अगर हम उसकी आयु पर विचार करें तो रोहन की आयु कितनी होगी? सभी, रोहन की आयु हो जाएगी x धन 3 वर्ष, और उसकी माँ की आयु होगी x धन 29 वर्ग। जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वो क्वेश्चन की जानकारी है। तो अब यह देखते हुए अब से 3 साल बाद उनकी उम्र का जो गुणनफल होगा वो दिया हुआ है जो कि है 360। तो इस तरीके से प्राप्त होता है x धन 3 गुना x धन 29 बराबर 360। अच्छा, तो अब देखिए, अब हम इसे सरलीकृत करेंगे। सबसे पहले हम इसे प्रसारित करेंगे और पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो हमें यहां से जो प्राप्त होगा, अगर हम इस समीकरण को विस्तारित करें और इसे हम एक मानक द्विघात रूप में पुनर्व्यवस्थित करें तो हमें इससे मिलेगा x गुना x धन 29 धन 3 गुना x धन 29 बराबर हमें मिल जाएगा 360। सही है? तो इस तरीके से हमें मिलेगा x वर्ग धन 29x धन 3x धन 87 बराबर 360, ये राशि मिलेगी। तो इस तरीके से हमें मिलेगा x वर्ग धन 32x धन 87 माइनस 360 बराबर 0 के रूप में। केवल हमें इसे विस्तारित करके सरलीकृत करना है। समझ पा रहे हो आप? तो लास्ट में हमें जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा x वर्ग धन 32x ऋण 273 बराबर 0 इस रूप में। तो यही हमारा द्विघात समीकरण है जो कि हमें मिल रहा है x वर्ग धन 32x ऋण 273 बराबर 0 के रूप में। अच्छा, अब आते हैं अपने आखिरी आखिरी भाग 4 पर। इसमें बोला जा रहा था ट्रेन की गति, है ना? तो यहां समझिए कि हमने मान लिया कि ट्रेन की समान गति x
किलोमीटर प्रति घंटा है और इस ट्रेन ने जो दूरी तय की है वो हमने ले ली 480 मीटर। कितनी? 480, 480 किलोमीटर। तो अब देखिए सूत्र को अगर हम याद करें, सभी को पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या दूरी बटे गति के। सही है। तो अब यहां से समझिए कि समान गति से अगर हमारी ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो उसमें लगने वाला समय क्या हो जाएगा? इसे आप समय को मान लो T1 के रूप में। तो T1 हमें मिलेगा यहां से 480 बटे x घंटे इस रूप में। अब देखिए, अब दूसरी स्थिति दे रखी थी क्या? दूसरी स्थिति में हमारी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई हमारी सी ट्रेन की। तो नई गति क्या बनी? नई गति हमारी बन गई x ऋण 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस घटी हुई गति से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय हमें लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा T2, जो कि होगा बराबर किसके? 480 बटे x माइनस 8 घंटों के। सही है। तो अब समझिए कि इसमें जो दी हुई जानकारी थी हमारे पास उसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि कम गति से समान दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस T2 में से T1 को घटाएं तो हमें मिल रहा है 3। अब देखिए T2 का मान हमें पता है जो कि है 480 बटे x माइनस 8 और T1 का भी मान हमने निकाल रखा है जो कि है 480 बटे x। तो हमें मिलेगा 480 बटे x ऋण 8 ऋण 480 बटे x बराबर 3। अब देखिए, अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और यहां से हमें क्या मिलेगा? हमें यहां से प्राप्त होगा, इसका हम लासा ले लेंगे, है ना, लासा ले लेंगे इन दोनों हरों का। तो हमें मिलेगा 480 x ऋण 480 कोष्टक के अंदर x माइनस 8 और इसका लासा क्या होगा? लासा होगा x गुना कोष्टक में x ऋण 8 बराबर 3 मिल जाएगा। अब देखिए इसे और सरल करेंगे। जब हम इसे और सरल करेंगे हमें मिलेगा 480 x ऋण 480 कोष्टक के अंदर मिलेगा हमें x माइनस 8 और इसी के बटे में मिलेगा हमें x गुना x ऋण 8 बराबर 3। आगे सॉल्व करेंगे इसे, आप केवल 480 को इसमें गुणा कर दीजिए और आगे सॉल्व करिए और ऐसा ही नीचे हम गुणा करेंगे। तो हमें जब इसे सॉल्व किया तो हमें एक राशि मिली जो कि है 3840 बटे x वर्ग ऋण 8x बराबर 3। अब इस राशि को, इस हर को हम 3 से गुणा कर देंगे। हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 3840 बराबर 3 इस कोष्टक के अंदर x स्क्वायर ऋण 8x। गुणा करिए 3 का अंदर, तो पहले 3 से आप इसे काट दीजिए 3840। तो हमें मिलेगा इस बाएं हाथ में 1280 बराबर x वर्ग ऋण 8x, ये मिल जाएगा। तो अब हम इसे देख पा रहे हैं कि ये समीकरण जो हमें मिला हुआ है ये एक द्विघात समीकरण के रूप में है। अगर हम इसे पुनर्व्यवस्थित करें तो हमें मिल जाएगा x वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0 के रूप। सही है? आ रहा है समझ सभी को? अच्छा, तो इस तरीके से हमने अपने इस दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। सही है? तो मानक रूप में जब हमने इसे दिखाया तो हमें क्या मिल गया? x वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0। सही है? समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से हमने अपने दोनों प्रश्नों को हल कर लिया है। तो इस तरीके से हम अपने आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के व्याख्यान में आपसे मिलेंगे द्विघात समीकरण के और द्विघात समीकरण पर हम और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।